नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज एक मुलाकात की इस खास सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ से एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के जिला अध्यक्ष आशीष गोयल जी। आशीष जी ने कोरोना काल में लगातार लोगों की सेवा की है और जरूरतमंदों की हर संभव मदद की है। तो आइए आशीष जी का स्वागत करते हैं एजुकेशन बीट्स के मंच पर। आशीष जी, शिक्षा के इकलौते मंच एजुकेशन धन्यवाद। बीट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। जी आशीष जी, मैं मैं चाहती तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। जी आशीष जी, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी संस्था के बारे में बताएं कि यह किस तरीके से लोगों की मदद करती है। ये हमारी डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स है, ये मानव अधिकार से रिलेटेड है संस्था। हम्म, और जितने भी मानव अधिकार के तहत जो भी कार्य होते हैं जी। वो हमारी संस्था करती है। हम्म, चाहे आपके महिला उत्पीड़न में हो, हम्म, चाहे पुलिस विभाग में हो, या जी। किसी भी विभाग में जहां मानव का अधिकार का हनन होता है, हम्म, उसमें सब हम हर तरीके की हमारी मदद होती है। जी। अच्छा। प्लस हम लोग हम्म, कोशिश करते हैं कि जनता की जिस तरह से भी मदद कर सकें, हम्म, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके हम जी। उस तरीके से कोशिश करते हैं। हम्म। अच्छा, तो आशीष जी, कोरोना काल में आपने किस तरीके से अपनी संस्था के साथ मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों की सेवा की? कोरोना काल एक हमारे लिए बहुत दुखदाई हम्म, वो है कि इसमें हमने कितने ही अपनों को खो दिया जी, और कितने ही घर उजड़ गए। जी। मेरे तो दिल से वो है कि कितने बच्चों के माँ बाप उनसे दूर हो गए, हम्म, कितने माँ बाप के बच्चे दूर हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत दुखदाई घड़ी थी। हम्म, मगर हम लोगों ने अमृत धारा, एक आयुर्वेदिक दवा है हम्म, जिसका समथिंग 56,000 शीशियां हम्म, अलीगढ़ शहर में वितरित की। हम्म। हेलो। हाँ जी। और 7 जनपदों में समथिंग 8.5 लाख शीशी हम लोग अब तक वितरित कर चुके हैं। अच्छा। प्लस जो कोविड पेशेंट थे हम्म, उनके लिए सुबह का नाश्ता, हम्म, जो डॉक्टर के अनुकूल था, जी। कि चाहे ओट्स हो, दलिया हो, जो हल्का खाना सुबह होता है नाश्ता, और रात का हम्म, खाना हम्म, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराया। हम्म, समथिंग समथिंग 6,500 प्लेट्स हम लोगों ने हम्म, डिस्ट्रीब्यूट करी हैं हम्म, 45 दिन में। जी। अच्छा, तो आशीष जी, जिस तरह से आपने कोरोना काल में लोगों की मदद की, उसी तरीके से कोरोना जो महामारी इसकी लहर है, इसमें जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हालाँकि पहले से भी ऐसे कई बच्चे थे जो स्कूल, कॉलेज जाने में असमर्थ थे, तो आपने क्या उन बच्चों के लिए भी कुछ खास इंतज़ाम किए हैं इस कोरोना काल में? इस कोरोना काल में हमने जो बच्चे मतलब कह सकते हैं जो अपने माँ बाप को जो खो चुके हैं, हुँ, मैं अनाथ वर्ड तो यूज नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर वाला जब बैठा है तो बच्चा कभी कोई अनाथ नहीं होता। बिल्कुल। मगर जो जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का हुँ, हम लोगों ने अपनी संस्था के द्वारा अरेंजमेंट किया है। हुँ, और हमने अलीगढ़ में 108 बच्चे छांटे हैं जिनकी हुँ, शिक्षा का पूरा खर्चा हुँ, हम लोग वहन करेंगे। जी। जी, बिल्कुल। तो आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोरोना काल में जब सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हालाँकि बंद चल रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? और अगर इससे अलग देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, तो क्या ऑनलाइन शिक्षा उतनी ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही है जितना कि बच्चे स्कूल, कॉलेज में जाकर सीखते थे? देखिए, उपयोगी तो मैं नहीं कहूंगा जी। क्योंकि मैं अपने विचार में प्रकट कर सकता हूं। हुँ, क्योंकि बच्चा जितना डिसिप्लिन से स्कूल या कॉलेज में रहता है हुँ, उतना घर पे नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, बात करी जाए छोटे बच्चों की, तो घर में बिल्कुल फ्री हो गए हुँ, क्योंकि हम देख रहे हैं 1.5 साल से बच्चा बिल्कुल घर में है ना। बिल्कुल। तो क्योंकि जितना डिसिप्लिन में एक टीचर उनको रख सकता है उतना घर में नहीं रहता, हुँ, क्योंकि जितना लाड़ और हम घर में बच्चे को कर लेते हैं और वो टीचर ही डिसिप्लिन दे पाते हैं। जी। इसलिए कहते हैं कि गुरु भगवान से पहले है। हुँ।
तो बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर उतनी लगन से नहीं पढ़ पा रहे जितनी एक स्कूल और उसमें होती है। बिल्कुल। बिल्कुल आशीष जी, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। तो आप हमारे मंच के माध्यम से सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे और खासकर हमारे जो नौनिहाल हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी संस्था का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आपने मुझे अपने इस मंच पे आमंत्रित किया। साथ ही मैं उन नौनिहाल को बस इतना कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स से पहले अपने टीचर्स की, अपने गुरु की हमेशा रेस्पेक्ट करें, उनको एक वो सम्मान दें, और खासकर अपने बड़ों को, क्योंकि जो संस्कार आज के युग में आप देख रहे हैं कि काफी हद तक जा चुके हैं बच्चों के अंदर से, कि हमारे यहाँ पुराने संस्कार थे कि पैर छूने का या बड़ों को सम्मान देने का, आज के टाइम में वो चीजें थोड़ी सी घटती जा रही हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि जहां बच्चों को संस्कार मिलेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हमारा भविष्य है आने वाली पीढ़ी। और अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को हम वो संस्कार दे पाएं, उनको इतना प्रोत्साहित कर पाएं कि हर लड़ाई से वो लड़ने के लिए सक्षम हो, तभी हम कह पाएंगे कि हमारा भविष्य सिक्योर है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि बड़ों का भविष्य बच्चे ही वो करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हम सभी ने झेला है, जिसमें देखा गया कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती थी और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो नहीं मिलता था, और जो हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं वो नहीं थे। तो ऐसी हालत में जब आम जनता जो है त्रस्त थी, उस वक्त किस वजह से ये महामारी इतनी ज्यादा फैली, और क्या ऐसी व्यवस्थाएं थी जो नहीं की गई जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी? आपको क्या लगता है इसमें क्या कुछ कमी रही? कमी का तो यह है कि किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दूसरी लहर इतनी जल्दी आ जाएगी, जी। और साथ ही कि इस तरह का महामारी ये प्रकोप लेके आएगी कि मौत का तांडव लेके आएगी। जी। मैं तो इसे मौत का तांडव कहूंगा, जी। क्योंकि जिस तरीके से सरकार द्वारा हर चीज की व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, मगर किसी को ये नहीं अंदाजा था कि इतना हो जाएगा। अब हम लोगों पे हमने 60 टन ऑक्सीजन अवेलेबल कराई पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां लोग बाग 600 और 800 रुपए ले रहे थे, हमने फ्री लोगों के सिलेंडर भरवाए। तो हम लोगों को भी नहीं अंदाजा था कि इस तरह की वो होगा। प्लस जो काला बाजारी जो लोग कर रहे थे, कि उन लोगों को इतनी है वो नहीं था कि इस महामारी में भी वो अपनी दुकानें, अपने पेट को वो करने के लिए, जबकि हर कोई आगे आ रहा था महामारी में सबकी मदद के लिए, वहां कुछ लोग अपने सिर्फ काला बाजारी कर रहे थे। आप ये लगा लीजिए, मैंने यहाँ तक देखा एक जो छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर है वो अलीगढ़ में 42,000 रुपए का बिका है। जी, कि अपनी पर्सनल गाड़ी में वो जो है अलीगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर खड़ा करके वो व्यक्ति बेच रहे थे। जब उनके पास मैंने जाके वीडियो बनाना चाहा तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और उस गाड़ी को निकाल दिया। अच्छा। तो इसके बारे में इतना तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, मगर सरकार ने पूरे प्रयास किए, हर तरीके से कालाबाजारी को रोकने का प्रयास किया गया, प्लस इस महामारी से लड़ने के लिए। मगर अब कहा जाता है जो तीसरी लहर आ रही है, तो हर कोई उस लहर से लड़ने के लिए अभी से वो है, क्योंकि अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन पे जो जीएसटी थी वो कम कर दी, रेमडेसिविर इंजेक्शन पे कम कर दी, तो उसके लिए तो तैयार हैं। मगर हम कह सकते हैं कि इतना जल्दी ये दूसरी लहर आएगी ये किसी को नहीं पता था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आशीष जी, आप ये मानते हैं कि जो अभी तीसरी लहर आने को है उससे हम सभी जो हैं वो पूरी तरह से जो है उसका सामना कर लेंगे, उसके लिए समान रूप से व्यवस्थाएं करवा दी गई हैं? मैम बिल्कुल तैयारी में है, हम लोग भी तैयारी में हैं, क्योंकि कहा जा रहा है बच्चों को लेके, तो गवर्नमेंट ने वैक्सीन की बच्चों के लिए कर दी है, प्लस बेड की अब जगह जगह सुविधाएं हो रही हैं, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, सब कुछ है। अब
ये नहीं कह सकते कि ये महामारी अब कौन सा रूप लेके आए, क्योंकि हम लोग कोई भी ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि आगे होने वाला क्या है। सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को ये होगा, जैसे अब तक ये नहीं था कि ऑक्सीजन की इस बार कमी हो जाएगी। जी। तो ये प्रेडिक्शन नहीं हो सकता कि क्या हो सकता है। जी, बिल्कुल। ऊपर वाला किस रूप में प्रकोप बरसाएगा ये नहीं कहा जा सकता। जी, मगर देखिए क्या है, अपनी तरफ से प्रयास सब हर आदमी प्रयासरत है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष जी, आप जिस भी संस्थान से जुड़कर लोगों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस दौरान आपको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, कई संघर्षों को झेलना पड़ा होगा। तो ये किस तरह की परेशानियां थी, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? या कोरोना काल में जब आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आए, हो सकता है तब भी आपको कुछ तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, तो वो जो आपकी परेशानियां थी वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, परेशानी तो आती है जब कोई काम करा जाता है जी। सबसे बड़ी परेशानी थी कि जो कोविड पेशेंट हैं, जिनको लगातार हम पे फोन आ रहे थे कि उनको कैसी व्यवस्थाएं की जाएं, कि जहां ऑक्सीजन की बात आई, क्योंकि शुरुआत में हमने सबसे पहले ऑक्सीजन बांटी थी, तो वहां फिर लोगों को हमें नाराजगी भी झेलनी पड़ी जब ऑक्सीजन हम पे नहीं थी जी। तो लोगों ने यहाँ तक कह दी कि आप अपने अपनों को दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट कर पाना हमारे हाथ में नहीं होता है, मगर प्रयास था कि जहां तक जिसकी हेल्प कर सकते हैं वहां तक करी। फिर कोविड पेशेंटों के घर जाने की दिक्कत थी, किट्स हम लोगों पे नहीं अवेलेबल थे। हमने जो किट्स थी जो 400-500 रुपए में आ रही थी, वो हमने एक एक किट जो है 2-2 हजार 2,500 हजार में परचेज करी। प्लस प्रशासन से अनुमति नहीं मिल रही थी जाने के लिए, जगह जगह हम लोगों को चालान भी झेलने पड़े जो हुआ, और हमें काफी दिक्कतें हुई पेशेंट्सों के घर पे जाके देने में जी। दवा बनवाने में, फंड का भी थोड़ा सा वो था क्योंकि हर आदमी नहीं हो पाता। बिल्कुल। मगर मैं धन्यवाद करूंगा ऊपर वाले का कि उन्होंने ऐसा हाथ थामा था मेरा कि मैं जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा था, कि मेरा लक्ष्य था कि ऑक्सीजन की वजह से किसी को ना हो, तो उसका पूर्ण रूप से मेरी अमृत धारा ने करा जो मैंने बनवाई थी। एक औषधि केंद्र से, बाकायदा रजिस्टर्ड औषधि केंद्र से हमने अमृत धारा बनवाई थी जी। आप ये लगा लीजिए कि रात को 11:30 बजे मेरे पास एक फैमिली का फोन था कि ऑक्सीजन की जरूरत है। मैंने उनको बताया कि जी ऑक्सीजन नहीं है, मगर मैं आपको एक दवा देता हूँ, आप उसका यूज करके देखिए। तो उन्होंने उसका यूज किया, उनका ऑक्सीजन लेवल 40 था, और उनका सुबह मेरे पास कॉल आ रहा है कि बेटा तुम क्या दे गए, क्या अमृत दे गए हो? बोले ऑक्सीजन लेवल काफी हद तक है, तुम्हारी आंटी बहुत ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मुझे बहुत आशीर्वाद भी मिला, नो डाउट, कि रात में हम लोगों ने दिन या रात नहीं देखा, जहां से हम लोगों पे सूचना आ रही थी हम जा रहे थे। हमने बाहर के कई स्टेटों में कोरियर द्वारा भेजी, बसों में रखवा के भेजी, कि जहां जहां से हम पे सूचना आ रही थी सब जगह भेजी, और लोगों का टचवुड इतना रिजल्ट आया कि सबने ये कहा कि बोले हाँ हमें बेनिफिट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आशीष जी, जैसा कि आजकल देखने को मिलता है कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी कमी है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं, या इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें कमी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की है जी, कि बच्चों को इतनी छूटें नहीं देनी चाहिए। कि मैं सीधी सीधी गलती पेरेंट्स की मानूंगा कि बच्चों को जहां एक तो बच्चे ने पैसे मांगे आपने दे दिए और खुली छूट दे दी, तो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी। पेरेंट्सों को ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे के क्या दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, और क्या उनका वो है, तो उस चीज पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। प्लस बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक इन चीजों से दूर नहीं हुआ जा सकता। प्लस गवर्नमेंट को भी एक थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि 18 साल से उम्र के कम बच्चों को कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बिकना चाहिए। बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि अक्सर दुकानों पे बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे खड़े हुए हैं और धूम्रपान कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, तो वो अपने आप में वो है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आशीष जी, एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कोरोना काल में ये भी कहा गया कि आप योग के ज़रिए खुद को फिट रख सकते हैं। तो आपसे जी जो जो लोग संपर्क करते थे या आप जिन भी लोगों को जागरूक करते थे, उनको आप किस तरीके से जागरूक करते थे? किस तरीके से वो कोरोना से खुद को बचा के रख सकते थे? किस तरीके से वो इस मुश्किल घड़ी में खुद को फिट और इम्यून खुद को बनाए रख सकते थे? देखिए, योग तो बहुत जरूरी है, हुँ, क्योंकि शरीर को अगर फिट करना है तो योग के लिए वो है। जी। और हम लोगों ने काफी जूम के द्वारा काफी मरीजों को, एक हमारा बाकायदा ग्रुप बनाया गया था हुँ, जिसमें डेली हम सुबह 5:30-6 बजे योग का वो करते थे। अच्छा। और काफी लोगों ने करा, उसमें ज्वाइन करा। हुँ, और लोगों को मैसेज के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूक किया गया हुँ, कि योग अनिवार्य है। हुँ, और योग करने से आप जितने फिट रहेंगे, प्लस इस महामारी से लड़ने की हमें शक्ति आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हम ये तो नहीं कह सकते कि योग करने वाला व्यक्ति बिल्कुल महामारी से बचा रहेगा, ऐसा हुँ, भी नहीं है। जी, बिल्कुल। मगर हाँ, हुँ। शक्ति आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो था। जी, जी। तो आशीष जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने को लेकर डर रहे हैं या उनके मन में किसी प्रकार का भ्रम है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वैक्सीन हम सभी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी और वैक्सीन का कोई अपना उससे कोई खतरा नहीं है? नहीं, वैक्सीन का कोई खतरा नहीं है। मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। जी। और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, हुँ, जो वैक्सीन के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं, वो गलत है। हुँ, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई, लोगों ने कही बुखार आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं, जी। कोई ऐसा वो नहीं था। हुँ, और मैं तो अपील करूंगा कि आपको पूरा हिंदुस्तान हुँ, जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा के इस कोरोना काल में वैक्सीन, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वैक्सीन हाँ हम लोगों की मेन वो है, मगर वैक्सीन से हमारा बचाव हो सकता है। जी। 98% वैक्सीन से इस बीमारी से हमें बचाव मिलेगा, और वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आशीष जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा जी। कि बिना शिक्षा के, हुँ, बिना संस्कार के जीवन व्यर्थ है। जी। और अगर आपको आगे बढ़ना है हुँ, इस जो, क्योंकि जो हम लोगों का युग आ रहा है वो जी, बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। जी। शिक्षा अनिवार्य है। और प्रयास करें, जो बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे, जो खर्चा नहीं उठा पा रहे, हुँ, ऐसे लोगों का बच्चों का आप हमें डिटेल दें। हुँ, हम प्रयास करेंगे उनको शिक्षा दिलाने का। जी। शिक्षा अनिवार्य है। हुँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी, मैम आपको बताऊं कि मेरी सिस्टर जो है हुँ, डॉक्टर पूजा गोयल, वो खुद एक शिक्षक हैं और प्रोफेसर हैं। जी, तो मैं जानता हूं शिक्षा का महत्व क्या है। जी। और शिक्षा बहुत मस्ट है, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आदमी के विकास में एक शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आशीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो एक सवाल इसी शिक्षा से रिलेटेड मैं आपसे और करना चाहूँगी कि आप उन टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा के नाम पर बच्चों को, अभिभावकों को धोखा देते आ रहे हैं, जो अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो उसको केवल एक ड्यूटी मानकर कर रहे हैं कि वो बच्चों को शिक्षा नहीं उचित तरीके से दे रहे हैं, या जैसे कि कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि क्लास चल रही है, टीचर्स वहां पे क्लास में नहीं है, एब्सेंट है, या टीचर कहीं और है और बच्चे क्लास में फ्री बैठे हुए हैं। तो ऐसे टीचर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे टीचर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन शिक्षकों को एक ही बस बात कहूंगा कि बच्चे उनके भी हैं, जी। और किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। हम्म। शिक्षा एक प्रभु की देन है। जी। और आपको अगर इस लायक बनाया है कि आप किसी को शिक्षित कर सको, जी। तो उनकी जिंदगी से ना खेलें आप। हम्म। और बच्चे आपके भी हैं, आप दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल।
क्योंकि किसी ने कहा है कि अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप अगर किसी को अच्छी शिक्षा दे रहे हो तो आपके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बिल्कुल। चलिए आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम। खैर हम आपसे फिर मिलेंगे एजुकेशन बीट्स, खैर हम आपसे फिर मिलेंगे एक मुलाकात की अगली सीरीज में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।